हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। ओके, ये क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है और इसमें हम आज स्टडी करने जा रहे हैं वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स के बारे में। ओके, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म लेसन का नाम ऐसा क्यों रखा गया। ये इंडिया की सोसाइटी के बारे में है। इंडिया की सोसाइटी में पहले बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे इविल्स थे। उन इविल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्मर्स सामने आए और उन रिफॉर्मर्स ने इंडिया के सोसाइटी में बहुत सारी रिफॉर्मेशन करके, बहुत सारे सुधार करके इंडिया की सोसाइटी को एक परफेक्ट सोसाइटी बनाने में पूरा योगदान दिया। उन रिफॉर्मर में कुछ इंडियन रिफॉर्मर भी आएंगे। यहाँ पर इस लेसन में बताया जाएगा कि वो कौन कौन से इंडियन रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक थे। ओके, जो भारत के समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। वो इंडियंस भी थे और वो ब्रिटिशर्स भी थे और इंडियन की बात हो रही है तो उसमें दोनों ही, हिंदू भी और मुस्लिम भी और अदर कास्ट के लोग भी सारे इसमें थे। मतलब अदर जो रिलीजन के लोग हैं सभी इसमें शामिल थे। तो ये लेसन आपको बताएगा कि कैसे वुमेन्स के साथ यहाँ कुछ गलत होता था इंडिया में, उनको ठीक करने के लिए किस तरह से समाज के जो अलग अलग सुधार हुए हैं, ठीक है, सुधार हुए हैं और किस तरह से कास्ट जो सिस्टम होता था, कास्टिज्म जो बहुत बड़े लेवल पे था, उसमें किस प्रकार के सुधार देखे गए हैं। तो ये लेसन पूरी तरह से इन्हीं चीज़ों के बारे में है। ओके, यानी कि लेसन का अब मतलब बन जाता है इस पूरे नाम का वुमेन, यानी कि जो है वुमेन की दशा और कास्टिज्म के अंदर सुधार किया जाना। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। और अब देखो, शुरू में एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, आप ये पिक्चर देख सकते हो। ये एक वुमेन को सती किया जा रहा है यहाँ पे। जब एक वुमेन का हस्बैंड मर जाता था तो उसके हस्बैंड की चिता में ही, जलती हुई चिता में उस लड़की को, जो विडो हो गई है, उस विडो को डाल दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था। इट्स मीन जिंदा ही उस लड़की को, उस विडो को आग में जला दिया जाता था। ये पिक्चर जो फिगर नंबर 1 में दिखाई गई है, इसमें एक सती को सती होते हुए ये पूरा सीन उसने क्रिएट किया है, जो 1813 में बल्थजार साल्विन थे, जो एक यूरोपियन पेंटर थे, उन्होंने इसको पेंट किया है। ओके, देखिए इसमें लिखा भी है कि ये सती की पेंटिंग जो है यूरोपियन आर्टिस्ट ने पेंट की है। ओके, और इस पेंटिंग में दिखाया गया कि किस तरह से इंडिया में एक बहुत ही गलत एक तरह से एक परंपरा होती थी सती करना। ये एक बर्बरिज्म कहलाती थी, मतलब कि बहुत ही क्रूरता वाला काम ये कहलाता था, जिसको ब्रिटिश ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और ना इंडिया के कुछ समाज सुधारकों ने इसको बिल्कुल भी पसंद किया। ठीक है, ओके, चलिए आप देख रहे हैं अभी लेसन की शुरुआत में बता रहा है कि पिछले 200 साल पहले, जैसे आज आप पढ़ पा रहे हैं स्कूलों में, आज से 200 साल पहले लड़कियों को या स्कूल में भेजा नहीं जाता था। मिडिल क्लास की फैमिली में उनको स्कूल जाने के लिए अलाउड नहीं होता था। स्कूल में, कॉलेज में सिर्फ बॉयज़ ही पढ़ सकते थे, ऐसा एक नियम था। और जो है, जब वो बड़े होते लड़के तो उनको स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजा जाता और उनके बाद उनको जॉब कराई जाती, लेकिन लड़कियों को जॉब के लिए अलाउड नहीं होता था। ठीक है, दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे लीगल मैरिड, और बच्चों को उनके बड़े होने से पहले ही बाल विवाह यानी कि उनकी मैरिज कर दी जाती थी, मतलब कि जब वो एडल्ट भी नहीं हुए उससे पहले। ठीक है, और हमारे कानून के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो दे कैन मैरी एनीवन लाइक। ठीक है, आज हमारी सोसाइटी में जो होता है कि हम किसी भी जो है अदर कास्ट के लोगों से शादी कर सकते हैं, वैसे पहले नहीं होता था। ये बताया गया कि आज का समाज कितना अच्छा है। ओके, तो आज बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही बड़े लेवल पे कहीं पढ़ सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कास्टिज्म और कम्युनिटी, स्पेशल जो कम्युनिटी होती थी वो ही पढ़ लिख पाते थे। और विडो को आज के दिन रिमैरी यानी कि विधवाओं को भी दोबारा शादी करने का अधिकार है, लेकिन पुराने ज़माने में यानी कि एंशिएंट टाइम में वुमेन्स को अधिकार नहीं होते थे। आज के दिन वुमेन्स और मैन दोनों ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा भी नहीं होता था। वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट या वोटिंग देने के अधिकार नहीं होते थे। तो ये लेसन आपको बताएगा कि कैसे इंडिया में ये सब कुछ चेंज हो गया है। आज एट प्रेजेंट जो हम देख पा रहे हैं
ये सब कैसे बदलाव आया है। ओके, सीधी सी बात है, ये बहुत बड़े सेक्रीफाइस और बहुत बड़ी कोशिशों के परिणाम है कि इंडिया में आज सब कुछ ठीक है, वुमेन्स को इक्वल माना जाता है और छोटी जाति के लोगों के साथ भी कोई मिसबिहेव नहीं किया जाता। तो ये कानून ही है भारत के जो इस तरह चीज़ों को रोकते हैं। ओके, तो देखिए, पहले नहीं होते थे, इन सबको ये अधिकार नहीं मिलते थे। पुअर पीपल्स को बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता था पढ़ने लिखने का, लिटिल एक्सेस ऑफ एजुकेशन, वो पढ़ नहीं पाते थे। और एक तरह से ये माने कि ना के बराबरी अधिकार, नो एक्सेस टू एजुकेशन। बहुत सारी फैमिली में वुमेन्स जो है अपने हस्बैंड खुद डिसाइड नहीं कर पाते थे, आज भी नहीं कर पाते हैं वैसे तो बहुत सारे जगह में, लेकिन पहले तो अधिकार ही नहीं होते थे। अभी तो अधिकार मिला हुआ है कि अगर जो अडल्ट एज अगर लड़का या लड़की है तो वो मैरिज कर सकते हैं। अब देखो, ये 200 साल पहले का समाज आपको बता रहा है कि 200 साल पहले क्या हुआ। चीज़ें बड़ी ही डिफ़िकल्ट हुआ करती थी, बहुत सारे बच्चों की अर्ली एज में ही मैरिज कर दी जाती थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रकार के समाज में जो है मेंस जो होते थे वो एक से ज़्यादा जो है शादियाँ कर सकते थे, एक से ज़्यादा उनकी वाइफ हो सकती थी। और ठीक है जी, और उस हिस्से में कंट्री के कुछ भाग ऐसे थे जहाँ पर विडो को जो अपने हस्बैंड के साथ ही चिता पर जलकर मर जाती थी, अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि सती हो जाती थी, उसकी बड़ी बड़ाई की जाती थी। देखो लिखा हुआ है सीधा कि जिस हमारे कंट्री के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा भी था कि जो विडो अपने हस्बैंड के साथ में जलकर मर जाएगी उसको बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ओके, लिखा हुआ है वुमेन हु डाइड इन मैनर, इस तरीके से जो लड़कियां मर जाती हैं या जो विडो होकर अपने हस्बैंड के साथ मरना जो पसंद करती है, उनको यहाँ इस समाज में सती कह के बुलाया जाता था और उनके मंदिर वगैरह भी बनाते थे। सती का मतलब है विर्चस वुमेन, यानी कि पवित्र औरत। तो ये समाज में कुछ अजीब नियम थे जो कि आजकल नहीं है। कानून में बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। पहले वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट के अधिकार नहीं होते थे, वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट देने के फेवर में समाज नहीं था। लेकिन जब से 2005 में जो है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया, ये ध्यान रखें, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद में अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद औरतों को अब प्रॉपर्टी में राइट मिलने लगा है। लड़की अपने भाइयों के बराबर प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी करा सकती है, एक वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी करा सकती है, एक माँ अपने जो बच्चों के बीच में भी हिस्सेदारी करा सकती है। तो आज ये राइट 2005 में मिला हुआ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। आप याद रखना, NTSC में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका ध्यान रखें। पहले ऐसा होता नहीं था, वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट नहीं होते थे और वुमेन्स को पढ़ने के भी अधिकार नहीं होते थे। ऐसा माना जाता है, बहुत सारे हमारे समाज में ये माना गया कि पहले अगर औरतें पढ़ लिख जाती हैं तो उनके हस्बैंड मर सकते हैं। ऐसी एक धारणा बनी हुई थी कि अगर औरतें पढ़ लिख जाएं तो उनके हस्बैंड मर जाते थे। ऐसी एक धारणा बनी हुई थी जो कि अब बिल्कुल ही गलत सिद्ध हो चुकी हैं। अब औरतें पढ़ती भी हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाती हैं, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपको इस लेसन समझ में आ रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन लेसन है, बहुत ही नॉलेजफुल है, आपको भारतीय समाज के बारे में नॉलेज देगा। इंडियन सोसाइटी में जो गलत परंपराएं थी उनके बारे में आपको ये बिल्कुल क्लियर कट बताएगा। तो लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिए इस लेसन में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई थिंक आपको ये लेसन का स्टार्टिंग पेज समझ में आ गया होगा। उसमें स्टार्टिंग में एट प्रेजेंट की बात की और फिर बाद में पुराने समाज के बारे में वो डिस्कशन करने लग गया। एक ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, सती की पेंटिंग बनाने वाला 1813 में कौन था? बल्थाजार सोल्विन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे अब देखते हैं कुछ और ख़ास इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, बिटवीन मैन एंड वुमेन, औरतों और आदमी के बीच में सिर्फ, ठीक है, बहुत सारे अंतर होते थे सोसाइटी में, जो है बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते थे। मोस्ट रीजन, बहुत सारे क्षेत्रों में वुमेन डिवाइडेड अलोंग टू लाइन इन कास्ट, ठीक है। ओके, तो कास्टों में बटा हुआ समाज था पूरा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 2 कास्ट अपर कास्ट मानी जाती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, आपने पढ़ा हुआ इस बारे में कि 4 प्रकार की कास्टिज्म होती थी। ब्राह्मणों ने 4 प्रकार के सिस्टम बनाए हुए थे जिसको हम वर्णा सिस्टम कहते हैं। वर्णा सिस्टम, ओके, वर्णा सिस्टम उसको कहते हैं। तो ये वर्णा सिस्टम जो होता था ये कास्टिज्म को लेकर होता था। पहले ग्रुप पे ब्राह्मण होते थे सबसे ऊपर पोस्ट, फिर क्षत्रिय होते जैसे दिखाया गया है नंबर 2 पे,
ठीक है, क्षत्रियाज होते थे। और थर्ड नंबर पे वैश्य ग्रुप, जिसे दिखाया गया वैश्याज ग्रुप होते थे। और 4 नंबर पे जो है शूद्राज, जैसे दिखाया गया शूद्राज, ठीक है, ये शूद्राज ग्रुप होते थे। इस तरह से 4 ग्रुप बनाए जाते थे। और जैसे कि मैं बताऊं आपको कि जो ब्राह्मण वेद ग्रंथों में ये बताया गया था कि भाई ब्राह्मण जो थे, हायर कास्ट जो होती थी, वो ब्रह्मा जी के मुख कमल से, यानी कि ब्रह्मा जी के मुख से उनका जन्म हुआ। क्षत्रियों का जन्म ब्रह्मा जी की भुजाओं से। ये आपको पता होना चाहिए ब्रह्मा जी कौन है, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के जो रचयिता थे। तो अब ब्राह्मणों ने ये बात फैलाई कि जो ब्रह्मा जी के जो है मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ और उनकी भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ। और ब्राह्मण वेद पाठ करने वाले लोग और क्षत्रिय जो समाज की सुरक्षा में होंगे, यानी कि राजा वर्ग। और वैश्य वर्ग जो ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, यानी कि ब्रह्मा जी के पेट से जन्म लिए, वो समाज में लोगों का पेट भरने का काम ही करेंगे। मतलब कि वो जो वैश्य ग्रुप होंगे या तो वो फार्मर होंगे और या फिर वो व्यापारी होंगे। शूद्राज ग्रुप में 2 टाइप ग्रुप बन गए थे बाद में। एक ग्रुप होते थे शूद्र और एक होते अति शूद्र। तो जो अति शूद्र होते थे, अति शूद्राज, ठीक है, जो अति शूद्राज होते थे वो अनटचेबल माने गए थे समाज में। तो शूद्राज में भी 2 ग्रुप, शूद्राज और अति शूद्र। तो इस तरह से समाज पूरे बटा हुआ था। इसमें यही दिखाया गया है कि किस तरह से समाज पूरी तरह बटा हुआ था। देखिए अपर कास्ट में 2 ग्रुप हो गए, क्षत्रियाज और ब्राह्मणाज। और ट्रेडर और मनी लैंडर भी यहाँ हुआ करते थे। जैसे वैश्य ग्रुप में ट्रेडर और मनी लैंडर होते थे, जो व्यापारी और जो पैसे देने वाले लोग। और इनमें पीजेंट्स और आर्टिशन भी इसी ग्रुप में आते थे। वीवर एंड पोटर भी इसी तरह के ग्रुप माने जाते थे। और वीवर पोटर को जैसे शूद्राज में जो शूद्र होते हैं वो, और अति शूद्र में जो ट्राइबल पीपल होते थे उनको मानते थे। तो देखिए ये समाज का पूरा स्ट्रक्चर था जिसके अकॉर्डिंग जाति पाति फिर आगे बढ़ती चली गई थी। और जो छोटी जाति के लोग होते थे उनको ज़्यादातर लेबर वर्क पे ही रखा जाता था। वो गांव और शहर में अलग अलग जगह पर कुछ ऐसी जॉब में लगे हुए थे जो अपर कास्ट के लिए उनको करनी होती थी। जैसे कि पॉलिटिंग वर्क, यानी कि झाड़ू लगाने का काम, और भी बहुत सारे काम जो छोटी जाति के लोगों को दे दिए जाते थे उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग। अपर कास्ट उनको बहुत अलग तरीके से बिहेव करती थी। उनको सबसे निचले दर्जे में समाज में रखा जाता था। वो समाज में अनटचेबल या अछूत माने जाते थे, जिनको छूना नहीं होता था। ब्राह्मण इनको हमेशा अपने से दूर रखते थे, अपने समाज से दूर रखते थे, अनटचेबल। और उनको मंदिरों में भी एंट्री अलाउड नहीं होती थी। जो शूद्र पीपल होते थे उनको मंदिरों में भी बिल्कुल अलाउड नहीं होता था। और किसी ऐसी कॉमन प्लेस से, किसी ऐसी जगह से उनको पानी, जो तालाब का एरिया है वहाँ उनको पानी भरना भी अपर कास्ट के एरिया में अलाउड नहीं होता था। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग। इस तरह से देखा जाए तो वो एक जो अछूत जाति के लोग माने जाते थे, यानी कि बिल्कुल ही ह्यूमन में सबसे डाउन लेवल के लोग उनको माना जाता था। अब देखिए उसके बाद 19 और 20 सेंचुरी में कुछ बदलाव बड़े लेवल पे देखे गए। यानी कि 19 में 1801 से या 1800 से लेकर 1899, और जो 20 सेंचुरी में यानी कि 1900 से लेकर और फिर 1999 के बीच में ये बड़े लेवल पे बदलाव आए। यानी कि भारत में जो है अंग्रेज़ों के टाइम में भी और अंग्रेज़ों के बाद भी बहुत सारे बदलाव देखे गए। और वैसे तो खैर ये बदलाव धीरे धीरे आए, बड़ी मुश्किलों से आए। चीज़ों को बदलना आसान नहीं था। जो पहले नियम समाज में कानून थे उनको बदलना आसान नहीं था, फिर भी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तो देखिए अब ये वहीं हम उन्हीं चीज़ों को समझने जा रहे हैं। कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये लेसन बिल्कुल आपको भारत के समाज के बारे में बता रहे कि क्या सिस्टम पहले होता था और क्या सिस्टम आज के दिन है। भारत जो बस पूरे वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ये है। तो अब इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि पहले क्या था और आज ये किस सिचुएशन में है। तो देखिए टुवार्ड चेंज। अब देखिए वर्किंग टुवार्ड चेंज, किन किन लोगों ने बदलाव के लिए कार्य किया। तो यहाँ अर्ली 19वीं सेंचुरी के बारे में कुछ बातें बताई गई है। तो देखिए इसमें डिबेट और डिस्कशन हो रहे थे सामाजिक रीति रिवाजों के ऊपर, और जो रीति रिवाजों के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती है उनके लिए भी बहुत सारे जो है डिबेट यानी कि वाद विवाद हो रहे थे।
डिबेट को वाद विवाद कहते हैं। जब कोई बात सिद्ध करनी हो, जो गलत है उसको गलत सिद्ध करना हो और जो सही है उसको सही सिद्ध करना हो तो डिबेट की जाती है। और जब कोई समाज में समस्या होती है तो उसके लिए चर्चाएं की जाती हैं, चर्चाएं, ओके, चर्चा की जाती है और वो चर्चा डिस्कशन कहलाती है। तो इस तरह समाज में पुरानी गलत परंपराओं को ख़त्म करने के लिए वाद विवाद यानी कि डिबेट और डिस्कशन हो रहे थे और जो गलत चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने की तैयारियां चल रही थी। सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी था कि इन चीज़ों को ख़त्म करने के पीछे बस डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, गलत चीज़ों को ख़त्म करके नया वे ऑफ कम्युनिकेशन तैयार किया जा सके, लोग नए तरीके से चीज़ों को समझ सकें। इसीलिए फिर पहली बार समाज में बुक्स जो कि पहले हाथों से लिखी जाती थी, अब वो प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू आने लगी। 1800 में आपको पता होना चाहिए कि 1800 में प्रिंटिंग सिस्टम इंडिया में शुरू हो चुका था। जो पहले हाथों से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनकी जगह प्रिंटिंग बुक्स ने ले लिया था। और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर और मैगज़ीन और लीफलेट्स ये सब छपने लगे थे, पैम्पलेट्स छपने लगे थे और उनसे समाज सुधार को काफ़ी मदद मिली और वो लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना उनको आसान हो गया। ये जो नई तरीके से प्रिंटेड बुक होती थी वो सस्ती होती थी और लोग उनको आसानी से ख़रीद सकते थे। मोर एक्सेसिबल का मतलब है कि आप आसानी से उनको ख़रीद सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। देखो लिखा हुआ है फार मोर एक्सेसिबल, कि वो पहले की बजाय अब ज़्यादा आसानी से उनको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, केवल हाथों से लिखी हुई किताबें रामायण महाभारत होती थी, अब वो चीज़ें उस समय कम होती थी तो जो सब लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन अगर प्रिंटिंग सिस्टम आ गया है तो उससे डेफिनेटली सब लोगों तक ये चीज़ें आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। ओके, फिर जन साधारण लोग भी इसमें जुड़ गए। अब वो भी अब चीज़ों को पढ़ने लिखने लगे। दे कुड आल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडिया। जन साधारण लोग भी अपनी भाषा में, अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज, अपनी देसी भाषा में अब अपने विचार लिखने लगे थे। और इस प्रकार से देखा जाए तो सभी प्रकार के जो इशू होते थे समाज में, सामाजिक यानी कि सोशल इशू, पॉलिटिकल राजनीतिक इशू, कोई इकोनॉमिक इशू एंड जो है रिलीजियस इशू, इस प्रकार जो समाज में होते थे उनके ऊपर बड़े लेवल पे डिबेट और डिस्कशन मेंस और वुमेन्स लगातार करने लगे थे। नए नए शहरों में, नए नए गाँवों में ये चीज़ें होने लगी थी और फिर बाद में ये डिबेट और डिस्कशन पेपर वगैरह में छपती थी और यहीं छपी हुई चीज़ें पब्लिक के सामने बड़े लेवल पे आने लगी थी। तो बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि भारत में इतनी जल्दी ये बदलाव कैसे आए। तो उसके पीछे ये मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन अब चीज़ें समाज में है तो वो बदलाव ला देंगी। ओके, अब ज़रा देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। इस तरह लगातार जब लोग पढ़ने लगे इन चीज़ों के बारे में तो मूवमेंट होने लगी। ये डिबेट, ये वाद विवाद शुरुआत होती है उस जगह से जब कुछ इंडियन रिफॉर्मर आए, सामने आगे आए और उन्होंने रिफॉर्म ग्रुप बनाए, यानी कि समाज सुधारक सामने आए, भारतीय समाज सुधारक सामने आए और उन्होंने सुधार ग्रुप बनाए। ऐसे ही समाज सुधारकों में एक यहाँ नाम आता है राजा राम मोहन राय। कहते हैं कि राजा राम मोहन राय बहुत ही बड़े और बहुत ही पहुँचे हुए, बहुत ही अच्छे समाज सुधारक हुए, जिन्होंने न केवल विधवाओं की शादी ब्याह दोबारा हो ये चीज़ें भी उन्होंने आगे बात की। उन्होंने सती प्रथा को बैन करने के लिए कहा और अंग्रेज़ों ने उनकी बातों को स्वीकार भी किया। वो बच्चों की, यानी कि लड़कियों की और लड़कों की पढ़ाई के फेवर में थे, जाति पाति में वो विश्वास नहीं करते थे। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। वो वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर करते थे। वो कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो समाज की बुराइयों को दूर कर सकती है। वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाकर हम समाज को एक मॉडर्न वे में ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो उनका जन्म, राजा राम मोहन राय का जो बर्थ है 1772 में हुआ, उनकी डेथ 1833 में हुई। लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत बेहतरीन एक रिफॉर्म एसोसिएशन तैयार कर दी थी जो समाज में सुधार का काम करना शुरू कर देती है। ये ब्रह्म सभा थी। इस ब्रह्म सभा में उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और समाज में सुधार के काम शुरू किए, जैसे कि सती प्रथा को रोकना, जैसे कि जो है बाल विवाह को रोकना। इस प्रकार की भी जो इविल्स थे समाज के, सोसाइटी के इविल्स थे, उनको ख़त्म करने की कोशिश की। ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज कहलाया
और बहुत सारे रिफॉर्मर इसमें और भी जुड़े बाद में बारी बारी। जैसे एक नाम आगे आएगा लेसन में, केशव चंद्र सेन। ये बहुत ही फेमस समाज सुधारक हुआ जो ब्रह्म समाज में ज्वाइन हुआ था और जो है राजा राम मोहन राय के चीज़ों को आगे बढ़ाया। राजा राम मोहन राय, आपको बताऊं मैं, वो जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन, जो फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था उससे बहुत इंस्पायर थे। और वहाँ जो लोगों को अधिकार मिले 1781 में जब फ्रांस के लोगों ने संविधान लिखा, 1791 में, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो 1791 में फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो उस फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अच्छी बातें थी और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें उनको पसंद आई और वो चाहते थे कि भारत में भी ऐसा सिस्टम बने। ठीक है, वहाँ पर मेंस और वुमेन्स के लिए लॉ टेबलेट तैयार की गई थी, जो कि कानून होते थे बहुत ही अच्छे समाज में बराबरी लाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए। तो ये सब बातें जो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो इंस्पायर थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के लिए फेवर किया। राजा राम मोहन राय ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें डिस्क्राइब की और उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। अगर समाज में बदलाव नहीं आएगा तो हम ये मान के चलो कि डेवलप नहीं हो पाएंगे। उन्होंने समाज में हो रहे अन्याय, जो गलत परंपराएं हैं, उनको रोकने के लिए कहा, नीड टू बी डन अवे विद, उनको छोड़ देने के लिए कहा। दे थॉट दैट बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंज, कि इस तरह के बदलाव तभी आ सकते हैं जब लोग इन पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए जीवन को अपनाएं, नए रास्ते जीवन के अपनाएं, जिसमें ना कोई बाल विवाह हो, ना जिसमें जाति पाति का कोई फालतू का आडंबर हो, किसी प्रकार से औरतों को भी तंग ना किया जाए, उनको भी पढ़ाई पर आगे लाया जाए, समाज में उनको भी अधिकार दिए जाए। इस प्रकार के न्यू वे ऑफ लाइफ के ऊपर वो जोर देते थे। तो काफ़ी नॉलेजफुल लेसन है। आप अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ बातें समझते हैं। आप ये पिक्चर देख सकते हो, राजा राम मोहन राय ये बहुत ही फेमस रहे अपने टाइम में। ये देखिए राजा राम मोहन राय की पिक्चर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये अपने ज़माने के बहुत ही फेमस रहे राजा राम मोहन राय, जिसकी पेंटिंग यहाँ रेनब्रेंट, ठीक है, पेल जिनका नाम है, 1833 में इन्होंने ये पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई है। इस प्रकार की पेंटिंग पोर्ट्रेट पेंटिंग होती है भाई, ध्यान रखना, पोर्ट्रेट पेंटिंग होती है। एक पेंटिंग मिनिएचर भी होती है, लेकिन वो मिनिएचर ऐसे नहीं होती, ये पोर्ट्रेट पेंटिंग है, ठीक है, ओके। तो देखिए जरा राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ यहाँ बताया गया है, हम इसको समझ लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने वेस्टर्न एजुकेशन को मानने के लिए लोगों को जो कहा कि भाई हमें वेस्टर्न नॉलेज जो है ले लेनी चाहिए, कंट्री के अंदर उसकी ज़रूरत है, और हमें फ्रीडम की बात करनी चाहिए, सभी को फ्रीडम, आज़ादी मिले, सभी को बराबरी मिले, औरतों को भी बराबरी हो। उसने अपनी बातों को वुमेन्स के बारे में लिखा। उन्होंने वुमेन्स के बारे में अपने पत्रिका एक थी उनकी, राजा राम मोहन राय की पत्रिका समाचार चंद्रिका, ये देखिए समाचार चंद्रिका में भी लिखा, चंद्रिका, ओके, उसमें लिखा। और संवाद कौमुदी में भी लिखा, कौमुदी में भी उन्होंने इसको लिखा, ये देखिए। तो ये बहुत ही बढ़िया ढंग से लोगों को समझाते थे और उन्होंने कहा कि वुमेन्स के ऊपर इतना बर्डन नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर बहुत सारा डोमेस्टिक वर्क का बर्डन होता है और पूरा घर उन पे डिपेंड होता है, किचन उन पे डिपेंड होती है, और वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते और वो एजुकेशन भी नहीं ले सकते। तो इस तरह से वुमेन को भी अधिकार देने की बात कही राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने कहा कि वुमेन की बुरी कंडीशन है, उसको थोड़ा सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने विडो की लाइफ के बारे में भी कुछ सोचा कि कैसे विधवाओं का जीवन समाज में एक नरक बराबर होता है, एक दुभर जीवन होता है। राजा राम मोहन राय खुद इस प्रॉब्लम, विडो की जो प्रॉब्लम है समाज में, उसको फेस देख रहे थे अपनी आंखों से कि कैसे उनका जीवन बहुत ही डेंजरस, मतलब बहुत ही एक क्रिटिकल लेवल पे होता है। तो उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया कि हम सबसे पहले सती सिस्टम को ख़त्म करेंगे, जो भारत में होती है, जो हस्बैंड के मरने के बाद सती किया जाता है, उसको हम ख़त्म करेंगे। उन्होंने विधवाओं के जीवन को सुधारने की बात कही, सबसे पहले सती प्रथा को बैन कराने की शुरुआत की। राजा राम मोहन राय बहुत ही अच्छे विद्वान थे संस्कृत के, उन्हें पर्शियन लैंग्वेज आती थी
वो और भी बहुत सारी भारतीय और यूरोपियन लैंग्वेज को जानते थे और उनको उनमें पढ़ना और लिखना आता था। बहुत ही बड़े विद्वान थे। ही ट्राइड टू शो थ्रू राइटिंग, वो अपनी लेखनी के थ्रू विडो बर्निंग यानी कि जो विधवाओं को जला दिया जाता है, उन्होंने अपने लेख में लिखा, संवाद कौमुदी और समाचार पत्रिका में लिखा कि हिंदू धर्मशास्त्र में, एंशियंट टेक्स्ट में, ये देखो एंशियंट टेक्स्ट लिखा हुआ है कि किसी भी हिंदू धर्मशास्त्र में, वेद पुराण में ये नहीं लिखा गया कि औरतों को सती होना चाहिए। नो सेक्शन, किसी में भी ये बात नहीं लिखी गई है। और ब्राह्मण समाज या हमारा समाज उस चीज़ को आगे तक बढ़ाए जा रहा है, ये गलत है। 19वीं सेंचुरी में आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा भी था कि भारत के अंदर 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल थे। 8th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा कि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन कस्टम पे बहुत सारा क्रिटिक कर चुके थे। जैसे जेम्स मिल के बारे में आपने पढ़ा था लास्ट लेसन में कि उन्होंने भारतीय सोसाइटी के अंदर जो भारत की एजुकेशन है या भारत की सोसाइटी की बातें उनके ऊपर क्रिटिक किए कि भारत के अंदर भारत की नॉलेज और एशिया की जो नॉलेज है वो यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकती। इंडिया और आसपास के अरेबियन कंट्री की जो है सारी लाइब्रेरियाँ यूरोप की एक लाइब्रेरी का मुकाबला नहीं कर सकती। इस तरह जेम्स मिल ने इंडिया के बहुत बड़े क्रिटिक किए थे और उन्होंने ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने फिर राजा राम मोहन राय को सुना। जब राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को बैन करने की बातें कहीं तो ब्रिटिशर्स ने उसको एक बुद्धिमान इंसान कहा कि राजा राम मोहन राय वास्तव में सोसाइटी का एक सबसे बुद्धिमान आदमी है जो हमारी बातें समझ चुका है कि विधवाओं को सती करना ठीक नहीं है। इसीलिए फिर उसकी मदद से 1829 में ब्रिटिशर्स ने 1829 में सती सिस्टम को बैन कर दिया। एक बड़ी कमाल की बात है, यहाँ आपको समझना चाहिए सती प्रथा को बंद करने के पीछे जो कानून बनाए गए थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के थे। विलियम बेंटिक, ठीक है, उन्होंने ये रूल बनाए थे कि सती यहाँ सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। और उस समय के वो गवर्नर जनरल उस समय के हुआ करते थे और यही इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल भी हुआ है, ये ध्यान रखना। उससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल ही पूरे इंडिया को कंट्रोल करते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ही पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन है और इंडिया का जो है लास्ट गवर्नर जनरल कौन है, उनके बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इंडिया में 1772 तक, ये ध्यान से देखें इस बात को आप, 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में कंट्रोल करते थे एक गवर्नर के रूप में, ठीक है। उसके बाद में 1773 में इंडिया में 1773 में ओके, ये देखिए 1773 में दूसरे, इसके बाद जो आए वो पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया में, गवर्नर जनरल, ओके, और वो थे हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स थे। और उसके बाद ये पहला गवर्नर जनरल हुआ और उसके बाद में मैंने अभी बताया कि 1829 के आसपास, 1828-29 के आसपास यहाँ नया गवर्नर जनरल जो इंडिया का गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर जनरल बंगाल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे ये, जो पूरे इंडिया पे कंट्रोल करते थे। और 1828 और 1829 में इंडियन गवर्नर जनरल बनाया गया था, इंडियन गवर्नर जनरल, ओके, और वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये ध्यान रखें। और इन्हीं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फिर सती सिस्टम को बैन करा दिया था, ओके। उसके बाद आपको ध्यान होना चाहिए 1857 के टाइम में लास्ट गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही 1857 रिवोल्ट हुआ और जब रिवोल्ट पूरी तरह से सक्सेसफुली सबमर्ज कर लिया गया तो उसी टाइम में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही
लॉर्ड वॉइस रॉय जो ये गवर्नर जनरल पोजीशन को ख़त्म करके ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने वॉइस रॉय पोजीशन को शुरू कर दिया था। वॉइस रॉय बनकर आने लगे थे और पहला वॉइस रॉय भी फर्स्ट वॉइस रॉय गवर्नर जनरल ख़त्म करने के बाद फर्स्ट वॉइस रॉय जो थे वॉइस रॉय वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। पहले वॉइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग और लास्ट गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। फिर उसके बाद 1948 तक यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन रहे, लॉर्ड माउंटबेटन, और ये इंडिया के लास्ट वॉइस रॉय थे, ये इंडिया के लास्ट वॉइस रॉय थे। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। 1772 तक बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव, और फिर 1773 में गवर्नर जनरल जो हेस्टिंग्स, बंगाल गवर्नर जनरल, और उसके बाद इंडियन गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर 1857 के रिवोल्ट के टाइम में गवर्नर जनरल पोजीशन ख़त्म कर दी गई और वॉइस रॉय पोजीशन शुरू हो गई। ये देखिए वॉइस रॉय पोजीशन, और फिर पहले वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग बने, लास्ट गवर्नर जनरल भी कैनिंग ही थे, इसको बिल्कुल याद रखना है हमें। और फिर लास्ट वॉइस रॉय इंडिया के जो रहे, क्योंकि 1857 के बाद वॉइस रॉय बनेंगे जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट से बनकर आते थे। गवर्नर जनरल हमेशा कंपनी रूल में बने, और कंपनी रूल जब ख़त्म हुआ 1857 के बाद 1858 में, तो फिर वॉइस रॉय बनने लगे थे और लास्ट वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो देखिए अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में सती प्रथा को बैन कर दिया गया, और फिर राजा राम मोहन राय ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। इस चीज़ में हमें ध्यान रखना है कि उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी, वॉज यूज टू लेटर रिफॉर्मर एज वेल। राजा राम मोहन राय ने जो तरीका अपनाया कि भाई वेद पुराणों में कहीं पर भी सती सिस्टम को जो है नहीं बताया है कि भी सती सिस्टम होना चाहिए, तो हम क्यों अपना रहे हैं। तो ये सिस्टम आगे बहुत सारे लोगों ने अपनाया। जब भी किसी जो गलत परंपरा को ख़त्म करना होता था, जो समाज में नुकसानदायक है, उसको ख़त्म करने के लिए हम इसी प्रकार के आर्गुमेंट लिया करते थे कि हमारे किसी भी पुरानी किताब में, किसी वेद पुराण में, प्राचीन ग्रंथ में कहीं पर भी जो एनिमल सेक्रीफाइस या चाइल्ड मैरिज इस तरह की बातें नहीं लिखी गई हैं। तो लोगों के दृष्टिकोण बदलने में वो मदद करती थी कि एंशिएंट टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखा गया है, इस तरह से चीज़ें आसानी से हो जाती थी। दे सजेस्टेड दैट प्रैक्टिस इट एग्जिस्टेड इन प्रेजेंट अगेंस्ट एनी अर्ली ट्रेडिशन, की अर्ली यानी कि पुराने समाज में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। अब देखिए यहाँ पर एक ये हुक स्विंग एक फेस्टिवल दिखाया गया है, जहाँ पर जो है लोगों को लटका कर उनसे कोई पाप हुआ तो उस चीज़ को वो किया जाता था। देखो यहाँ पर वो कुछ लोग अपने हैंटर भी लगा रहे हैं ताकि उनका पाप मुक्त हो जाए। ऐसे बहुत सारे समाज में फेस्टिवल होते थे कि अगर कोई अपने जीवन में कोई पाप कर देता है तो उस पाप को ख़त्म करने के लिए वो इस तरह का हुक स्विंग करेगा, उसे ऊपर लटका दिया जाता था और घुमाते थे उसे, या फिर वो अपने शरीर पर यानी कि अपने जो है बेयर बॉडी पे जो है वो कोड़े मारेगा, यानी कि हैंटर मारेगा। तो इस तरह की चीज़ें समाज में होती थी जो कि बहुत ही गलत था, क्रूवल था। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर पॉपुलर फेस्टिवल जो देवताओं के जो होते थे उस समय बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, लोगों को पेन देना रिचुअल वर्शिप का एक पार्ट माना जाता था कि परंपरा निभानी हमें। हुक पाइट्स थ्रू द स्किन, हुक उनकी स्किन में फंसाकर उसको घुमाया जाता था व्हील पर, और ये अर्ली 19th सेंचुरी में होने लगा था। यूरोपियन ऑफिशियल ने इसको बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज़ किया कि भारतीय रीति रिवाज में ये रिचुअल एक बर्बरिक रिचुअल है जो कि नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्रूवल है पूरी तरह से। इसको ख़त्म करने की तैयारियां होने लगी। आप देख सकते हैं इस तरह छोटी जाति के लोगों को बहुत तंग किया गया होगा, क्योंकि ब्राह्मण अगर ये कहेंगे तुमने कोई पाप किया इस तरह सा, तो उनको टॉर्चर किया गया होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही अलग थी उस समय। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और दिखाया गया है कि सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ तक आप इसको एक बार समझ लीजिए। आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे, और हुक स्विंग फेस्टिवल तक हम लास्ट में समझा, और अगले पार्ट में हम ये समझेंगे कि भाई किस तरह से चीज़ें हो पा रही थी। राजा राम मोहन राय ये समाज की जैसे विडो की बुराइयां दूर की उन्होंने,
और विधवाओं को सती होने से रोका और कानून बनवाए। इसी तरह से वुमेंस एजुकेशन के बारे में बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। पार्ट 1 में आज इतना ही। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा था समाज में, किस तरह से लोग इसको ख़त्म करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। ओके, तो आज के पार्ट में इतना ही बेटा, अगले पार्ट में इसको फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।